Hello student, this is class 8 SST History lesson 3 Ruling Indian Villages and Towns. This is the second part of this video. In first part we had studied about how the company defeated the combined forces of Mir Qasim and crisis in Bengal economy. Now in this part we are going to study about permanent settlement. The crisis of Bengal economy worried the company officials. They considered investing in land and agriculture to increase the land revenue. मीन्स बंगाल की जो इकोनॉमी क्राइसिस हुई उससे कंपनी ऑफिशियल्स बहुत ही ज़्यादा वरी हो गए। दे कंसीडर्ड उन्होंने फिर लैंड और एग्रीकल्चर को की तरफ ध्यान दिया, उस पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया अपने रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन, बहुत ही लंबे समय के विवेचना के बाद, डेलिब्रेशन के बाद, द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 अ न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्टिंग कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। कंपनी ने एक नया रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1793 में, जिसको उन्होंने नेम दिया परमानेंट सेटलमेंट। एट दैट टाइम चार्ल्स कॉर्नवेल्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवेल्स। The following were the main features of the permanent sorry the following were the main features of the permanent settlement. These are the main features of the permanent settlement. The company recognized the Rajas and Talukdars as Zamindars and gave them the responsibility of collecting rent from peasants and pay revenue to the company. उन्होंने कंपनी ने राजाज और ताल्लुकदार को एज ए ज़मींदार रिकॉग्नाइज़ किया, उनको टाइटल दिया ज़मींदार्स का, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो लोग पीपल से, पीजेंट से, फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और वो कंपनी को देंगे। नेक्स्ट फीचर वॉज द ज़मींदार्स बिकेम द एजेंट ऑफ द कंपनी एंड द पीजेंट्स बिकेम दियर टेनेंट्स। मीन्स जो ज़मींदार थे वो कंपनी के एजेंट बन गए, एजेंट बना दिए गए, एंड पीजेंट जो फार्मर्स, किसान लोग थे, वो उनके किराएदार बन गए। द रेवेन्यू अमाउंट टू बी पेड बाई द ज़मींदार्स टू द कंपनी वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। जो रेवेन्यू कंपनी के थ्रू, पीजेंट्स के थ्रू ज़मींदार को दिया जाता था और ज़मींदार्स के थ्रू जो कंपनी को दिया जाता था वो फिक्स था। जो ज़मींदार्स कंपनी को रेवेन्यू देते थे कलेक्ट करके, वो फिक्स था। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में कभी भी नहीं बढ़ता था। मीन्स एक फ़िक्स प्राइस ज़मींदार्स को देना पड़ता था कंपनी को, और वो पीजेंट से जितना भी रेवेन्यू लेना चाहें ये उनकी ये इसके लिए वो लोग फ्री थे। The company considered the permanent settlement a good arrangement as it would ensure regular collection of revenue. The arrangement was also supposed to be highly beneficial for the zamindars as they would not be asked to pay more than the fixed revenue. मीन्स कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट को एक गुड अरेंजमेंट के रूप में सोचा कि परमानेंट सेटलमेंट इज़ अ गुड अरेंजमेंट एज। इसमें क्या था कि वो ये रेगुलर कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन के रेगुलर कलेक्शन के लिए इंश्योर थे। वो ये इंश्योर हो गया कि उनको जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो उनको रेगुलरली मिलेगा। और इस अरेंजमेंट से जो ज़मींदार थे वो भी अपने आप को हाईली बेनिफिशियल समझ रहे थे। मीन्स उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था इस परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू। एज दे वुड नॉट बी आस्क्ड टू, मीन्स उनका ये मानना था कि उनसे फिक्स्ड रेवेन्यू ले लेंगे कंपनी, उसके बाद उनसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना पीजेंट से लिया और कितना दिया एंड ऑल। इट वॉज बिलीव दैट द ज़मींदार्स would invest in improving the land so that they could keep the revenue from increasing agriculture production after paying the fixed amount to the company. वो ज़मींदार ऐसा सोचते थे, उनका ऐसा बिलीव था कि उनको अब लैंड के इम्प्रूवमेंट में भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे भी तो जो रेवेन्यू एग्रीकल्चर से बढ़ाया हुआ रेवेन्यू होगा वो ज़मींदार रखेंगे, क्योंकि कंपनी को तो उन्हें फ़िक्स प्राइस देने होते थे, फ़िक्स अमाउंट देना होता था। नाउ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। वो क्या थी? द परमानेंट सेटलमेंट फेल्ड टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स। जो परमानेंट सेटलमेंट कलेक्शन रेवेन्यू सिस्टम था, जो उससे
जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके जो उद्देश्य थे वो अटेन होने में, वो प्राप्त करने में फ़ेल हो गए। कंपनी ऑफिशियल्स फेल हुई। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन डिस्क्राइब बिलो। इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और कुछ प्रॉब्लम्स इसमें नीचे दी हुई हैं। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट के जो कार्यान्वयन के थोड़े ईयर्स के बाद, थोड़े ही ईयर्स में द ज़मींदार्स रियलाइज दैट द फिक्स्ड रेवेन्यू वॉज वेरी हाई। मीन्स जब ये परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंट किया गया, मीन्स अप्लाई किया गया, तो उसके कुछ ईयर्स के बाद ज़मींदार्स को लगा कि ये फिक्स रेवेन्यू प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, अमाउंट जो है वो हाई है, विच दे वेयर अनेबल टू पे द कंपनी, जो कि वो कंपनी को पे करने में अनेबल हो रहे थे, मीन्स वो नहीं पे कर पा रहे थे। दोज हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस दियर ज़मींदार्स विच वेयर ऑक्शन बाय दी कंपनी। जो ज़मींदार कंपनी को रेवेन्यू देने में फ़ेल होते थे, पे करने में फ़ेल हो जाते थे, उन ज़मींदार की जो ज़मींदारी होती थी वो ऑक्शन कर ली जाती थी कंपनी के थ्रू। मीन्स कंपनी के थ्रू उनको मीन्स उनकी जो ज़मींदारी होती थी वो ऑक्शन में ले ली जाती थी, मीन्स उसकी बोली लगा दी जाती थी। However, the situation turned better for the zamindars in the first decade of the 19th century. हालांकि जो ज़मींदार की सिचुएशन थी वो 19th सेंचुरी के लास्ट में थोड़ी सी टर्न हुई, मीन्स बेटर हुई। दिस द प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिगेन राइजिंग। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस थी उनके प्राइसेस थोड़े से राइज होने स्टार्ट हुए, विच सर्व्ड एज एन इंसेंटिव फॉर द पीजेंट्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो कि पीजेंट्स के लिए एक इंसेंटिव की तरह हो रही थी। जो प्राइसेस हाई हो रहे थे वो उसके जो इंसेंटिव्स थे पीजेंट्स के थ्रू उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट ला रहे थे। मीन्स जब प्रोडक्शन के प्राइसेस हाई हुए, देन जो इंसेंटिव मिलता था पीजेंट्स के थ्रू, वो इंसेंटिव वो प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में भी में लगा देते थे। इससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी थी। दिस पुट एन इंक्रीज इनकम द नीड्स ऑफ द ज़मींदार्स। जो इसकी जो इनकम होती थी, बढ़ी हुई इनकम जो होती थी वो ज़मींदार के हैंड्स में जाती थी, बट देयर वॉज नो गेन फॉर कंपनी बिकॉज इट्स रेवेन्यू डिमांड हैड बीन फिक्स परमानेंटली। और जो इनकम, बढ़ी हुई इनकम थी, वो ज़मींदार के हैंड में जाती थी और ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं था, क्योंकि कंपनी को तो फिक्स प्राइस ही देने होते थे। वो ज़मींदार लोग उनको फिक्स प्राइस दे देते थे। जो इंसेंटिव्स होता था वो ज़मींदार लोग खुद रखते थे। तो ये परमानेंट सेटलमेंट कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो रहा था। नेक्स्ट problem was, despite their rising share in the revenue, the zamindar showed no interest in improving the लैंड। जो ज़मींदार लोग थे, रेवेन्यू शेयर करने के बाद के अलावा वो लोग और लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बिकॉज दे वेयर इन अ पोजीशन टू ईजिली रेंट आउट दियर लैंड एंड गेट रेंट फ्रॉम द टेनेंट्स। मीन्स वो ईजिली परमानेंट सेटलमेंट वाला जो भी रेवेन्यू अमाउंट होता था वो भी वो ईजिली दे पा रहे थे कंपनी को, और जो टेनेंट्स थे उनके, मीन्स जो पीजेंट्स थे, वो भी उनके थ्रू भी वो रेंट भी ईजिली ले पा रहे थे। तो ये ज़मींदार, इसलिए ये ज़मींदार लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। दे वेयर हैप्पी विद दियर प्रेजेंट अर्निंग्स विच डिड नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क। वो अपनी जो उनकी जो प्रेजेंट अर्निंग्स थी, बिना किसी रिस्क के जो भी उनको मिल रहा था, वो उसमें हैप्पी थे। The permanent settlement brought ruin to the cultivators in villages. They found the settlements एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव फॉर टू रीजन्स। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो एक कल्टिवेटर्स, विलेज के कल्टिवेटर्स के लिए एक र्यून बनकर आया, मीन्स उनकी बर्बादी का रीज़न बन के आया। इसके दे फाउंड द सेटलमेंट एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव फॉर टू रीजन्स। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को बहुत ही असहनीय पाया। उसके टू रीजन्स थे। टू रीजन्स क्या थे? वन रीज़न, द रेंट पेड टू द ज़मींदार वो है, जो ज़मींदार को रेंट देना पड़ता था पीजेंट्स को, वो ज़मींदार को जो पीजेंट्स रेंट देते थे वो बहुत ही हाई था। और सेकंड वाज द राइट्स ऑफ द कल्टीवेटर्स ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। जो कल्टीवेटर्स के थ्रू जो उनके जो राइट्स थे वो भी उनको खतरे में दिख रहे थे, मीन्स इनसिक्योर थे वो इसके लिए। इफ़ द कल्टीवेटर्स फेल टू पे द रेंट, they were
evicted from the land they had been cultivating for generation. मीन्स अगर कल्टिवेटर्स रेंट पे करने में अनेबल होता था, फेल हो जाता था, तो उसकी जो जनरेशंस मीन्स वो जनरेशन से जहाँ पे कल्टिवेटिंग करता आ रहा था जिस लैंड पे, वो लैंड उसको दे देनी पड़ती थी, मीन्स उससे वो लैंड छीन ली जाती थी. ऑफन द कल्टिवेटर्स हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स टू पे द रेंट. प्राय जबकि जो मनी लैंड जो पीजेंट्स थे उनको मनी लेंडर्स से, जो कल्टिवेटर्स थे उनको मनी लेंडर्स से लोन लेना पड़ता था अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए या अपने रेंट को देने के लिए, ज़मींदार को देने के लिए. So these were the problems created by permanent settlement. Now more points we will study, we will discuss about more Mahalwari settlement and Rayatwari systems in the next part. Thanks for watching.